अस्सलाम वालेकुम। गर्ली गैंग की एक और स्पेस और एक और वीलॉग के साथ डॉक्टर शहलाब के साथ है। मेरे आज के वीलॉग की मेहमान और गर्ल ऑफ द ईव हमारी बहुत ही खूबसूरत, शोख, चंचल और बहुत ही टैलेंटेड सदफ़ मिर्ज़ा है। सदफ़ मिर्ज़ा से हमने ढेर सारी बातें की। हमारी गर्ली गैंग की स्पेसेस में सदफ़ मिर्ज़ा सबसे ज़्यादा मज़ाकिया और शरारती हैं। वो अपनी खट्टी मीठी बातों के साथ हम सब को हंसाती हैं और अपने आर्ट के नमूने जब वो शेयर करती हैं तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट इंसान है। सदफ़ मिर्ज़ा से हमने पूछा उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, उनकी तालीम के बारे में, वो किस तरह की स्टूडेंट थीं, पढ़ाई लिखाई से उन्हें कितनी मोहब्बत थी और उनके पेरेंट्स का उनकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल था। ढेर सारी बातें, ढेर सारी चीज़ें जो हमने शेयर की और मैं ज़्यादा डिटेल आपको इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सदफ़ के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो सदफ़ ही की ज़ुबान से पता चले। इसलिए आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी और बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आपको लिए चलती हूँ हमारी गर्ली गैंग की स्पेस में। आप स्टार्ट कीजिए। Assalamu alaikum, assalamu alaikum everyone. Sadaf, it's an honor you having with us. अच्छा मैं फॉर्मल हो जाती है ना, वैसे तो हम बेचारी सदफ को पता नहीं और हाँ हाँ फॉर्मल हो के हाँ, अस्सलाम वालेकुम क्या करके हाल है फॉर्मल सदफ? होके अच्छा, शुरू करो ना अस्सलाम ज़रा। वालेकुम सबीन, शाइस्ता, मलिया, शाजिया, फातिमा, और बाकी सब भी। सदफ, अच्छा पहले तो तुम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो ना अपने बचपन का, और हाउ डिड यू स्टार्ट एंड देन where the journey started from. So could you just please give a brief introduction, please? अच्छा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं पैदा तो इधर ही हुई थी, मरी में, लेकिन आई थिंक आई वाज जस्ट 5-6 months ओल्ड व्हेन ऑब्वियसली आई वेंट टू मस्कत विद माय मॉम, क्योंकि मेरे अब्बू वहीं पर बेस्ड थे पहले। तो फिर मैं वहां चली गई। अब मैं वहीं थी, फिर सारी अपब्रिंगिंग जो इवन कॉलेज स्कूल सब वहीं से हुआ है, इवन सेकेंड ईयर तक। तो बाकी मेरे बहन भाई सब उधर ही पैदा हुए मस्कत में। सो काफी जो मतलब वही बात है कि उस वक्त तो बिल्कुल ही गांव देहात की तरह होता था। बिल्कुल भी कोई वैसे शहर वाली कोई उसमें चीज ही नहीं थी। बस हम, मतलब हम होते थे बहन भाई, अम्मी अब्बू, बस दैट्स इट। और अब्बू जो है वो मेरे खुद भी आर्टिस्ट थे। अम्मी भी जो है वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक नेचर की हैं। उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं ली हुई थी, लेकिन उनकी भी काफी जो है वो क्रिएटिव स्किल्स और सफाई सुथराई और बहुत सलीकेमंद। मतलब अब्बू के जो फ्रेंड्स होते थे वो, मुझे अभी भी याद है, हम छोटे होते थे तो वो शर्तें लगा के रात को घर पे आते थे कि माशाल्लाह इतने बच्चे हैं तो अभी तो घर भाभी का जो है वो गंदा होगा। तो वो लिटरली ना 5-5 रियाल की शर्तें लगा के रात को किसी वक्त भी बेल मारते थे। और जब अम्मी अब्बू दरवाजा खोलते थे तो वो आते थे अंदर, वो कहते थे हम सिर्फ देखने आए थे, आपका तो घर अभी भी चमक रहा है। तो वो फिर जो शर्त, मतलब इस तरह का, वो मुझे अभी भी याद है। तो कि इस तरह वो लोग शर्तें लगाते थे कि भाभी जो है वो सब खुद करती हैं और बच्चों को भी खुद से करती हैं, और मतलब घर भी साफ सुथरा होता है। तो अम्मी की काफी जो है ना वो उस तरह की वो थी। तो अब्बू, मतलब अगर मैं उस तरह से कहूँ तो अब्बू ने बहुत ज्यादा हमारे साथ, प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो अब्बू ने बहुत ज्यादा हमारे साथ लग के मेहनत की है सबसे, क्योंकि उनका बस यही एक होता था कि जो ग्रोइंग एज है ना उसमें बच्चों को बहुत बिजी रखना है। हालांकि हमारा एक ही टीवी होता था, ओमान टीवी, वो भी अरबी में आता था, जिसकी हमें कभी कुछ समझ नहीं आती थी। और बस हमारा जो 1 घंटा होता था शाम के वक्त का 4 to 5, वो हम देखते थे, क्योंकि उस वक्त उसपे वो जो टॉम एंड जेरी, मिकी माउस और पिंक पैंथर, इस किस्म के कार्टून्स आते थे। तो वो जो है वो अब्बू हमें जो है फिर हम लोग वो देखते थे 1 घंटा, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। और मुझे याद है हम लोग थोड़े से जब से बड़े हो गए थे, मतलब टीनेजर्स ही थे, तो भाई जो एक एक ही भाई है मेरा, हम 5 बहनें हैं। तो वो जो है ना हम उसको छत पे चढ़ा के ना एरियल घुमाते थे कराची की तरफ। तो वो ना वो मक्खी मक्खी की तरह ना टीवी के ऊपर वो अंकल सरगम का शो कभी लग जाता था,
और हम चीखे मारते थे कि ओ हमारे टीवी में उर्दू आ रही है, हमारे टीवी में उर्दू आ रही है, क्योंकि सब कुछ अरबी में होता था। तो हमारा मतलब ये वो बहुत ही ज्यादा हमें फैसिनेटिंग लगता था कि वाह हमारी टीवी में उर्दू उर्दू आ रही है, उर्दू बहुत। फिर हम लोग पाकिस्तान एकदम आए तो हमारे कजन्स ने हमें बताया कि जी अगर आप ब्लैक दुपट्टा सामने रखते हो ना तो क्लीन स्क्रीन नजर आ जाती है, थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, जो मक्खियों मक्खियों वाली होती है। तो फिर हम लोग जब मस्कत में लगाते थे, कभी घुमाते थे एरियल, तो हम लोग जो है वो उसको छत पे चढ़ाया होता था भाई को, और नीचे से हम चीखे मारे होते थे और घुमाओ, बस करो, पीछे करो, पीछे करो। ये हमारे शुगल होते थे कि हमने ना उर्दू लेकर आनी है टीवी में। तो वो वाला टाइम था बेसिकली। तो बाहर तो कुछ भी नहीं होता था। आई थिंक हम लोग जब आई थिंक आई वाज इन 9th या 10th, तो तब वहां पर वो सेंटर्स और मॉल्स का जो है वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और बनने शुरू हुए थे। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग की बस यही अबू ने हमें आउटिंग्स बहुत ज्यादा कराई है। और हमारी आउटिंग ये होती थी कि हर वीकेंड पे जो है वो हमें मतलब इट वाज लाइक एन अनसेड रूल ना कि बस अब्बू आएंगे और हम लोगों ने जो है हम कहीं अब्बू हमें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे। तो वो लॉन्ग ड्राइव्स हमारी मस्ट होती थी। या तो किसी फार्म हाउस पे अब्बू ले जाते थे, वहां पर हम लोग सारा दिन स्पेंड करते थे, स्विमिंग करते थे। और बाकी अंकल आंटीज का भी जैसे ग्रुप होता था वो भी साथ चलते थे, तो बारबेक्यू वगैरह। तो ये वाली आउटिंग थी, नहीं तो अब्बू हमें लॉन्ग ड्राइव कराते रहते थे या दुबई ले जाते थे वीकेंड पे। तो बस इतनी हमारी आउटिंग होती थी कि वीकेंड पे। और उसके अलावा जो 5 दिन होते थे वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हमारे घर में रूटीन थी, वो अब्बू ने हमें फॉलो कराई है। मतलब खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, बहुत ज्यादा जो है वो मैट्रिक तक ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद रूटीन। मतलब कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर, उन्होंने वो रूटीन चेंज नहीं करनी। तो इस किस्म की हमारी वो थी कि जो है ना टाइम पे हर चीज होनी चाहिए। और इतने मेरे अब्बू स्ट्रिक्ट थे टाइम के मामले में कि जैसे अगर हम लोग सुबह स्कूल के लिए तैयार होते थे तो इवन अगर अब्बू जैसे बाइक गाड़ी में जाके बैठे हुए हैं, और यानी अगर मैं अब्बू मुझे देख रहे कि मैं गाड़ी घर में से निकल गई हूँ, लेकिन उनके टाइम के हिसाब से मैं कुछ सेकंड लेट हूँ, तो वो जो है ना गाड़ी चला के चले जाएंगे छोड़ के मुझे। मतलब वो बिल्कुल इस तरह की पनिश करते थे। फिर मुझे याद है कि जब हम लोग 7th ग्रेड तक मैं आई हूँ, तो देन ही स्टार्टेड गिविंग अस प्रोफेशनल प्रॉपर ट्रेनिंग आर्ट की ना, घर पर ही। महिंद्रा अंकल थे हमारे एक, मतलब वो आर्टिस्ट थे, अब्बू के ही फ्रेंड थे, तो उन हम उनको महिंद्रा अंकल कहते थे, इंडियन थे वो आके हमें बकायदा शाम को जो है वो 2 घंटे हमें आर्ट्स की क्लास देते थे। और दुनिया इधर की उधर हो जाए वो आर्ट्स की क्लास नहीं मतलब खत्म होगी। इस तरह से फिर उन्होंने 2 साल हमें पढ़ाया, फिर देन ही हैड टू गो बैक टू इंडिया। तो अब्बू ने टेक ओवर कर लिया। फिर अब्बू ने मतलब लिटरली 2-3 साल तो सिर्फ हमें पेंसिल के ऊपर रखा, पेंसिल के हाथ साफ हो, उसके बाद वाटर कलर्स पे लेकर आए, फिर उसके बाद जो है वो ऑयल पेंट पे लेकर आए, फिर कैलीग्राफी। मतलब हर फिर उन्होंने मुझे जो है, अच्छा 8th क्लास के बाद से हम लोगों को अब्बू ने कभी भी समर वेकेशन में घर में नहीं बैठने दिया। तो इट वाज ऑलवेज लाइक कि कहीं इंटर्नशिप करो। अच्छा अब मुझे उस जमाने में हमें इंटर्नशिप का इसके इसको इंटर्नशिप कहते हैं ये भी नहीं पता होता था। बट ही वुड जस्ट लाइक पुट अस इन एनीवन्स ऑफिस। जाहिर है उनका एक ग्रुप था, इतने सालों से वहां पे रह रहे थे, उनके जान पहचान थी मार्केट में। तो कहीं पर भी हमें जो है ना वो इंटर्नशिप्स के लिए भेज देते थे। तो वहां पर हम लोग सारा मतलब कि छुट्टी नहीं करने देते थे वो, कि छुट्टी नहीं करनी। तो और अगर कोई इंटर्नशिप के लिए जैसे कोई कह देता था उनका फ्रेंड के अभी नहीं, एक मतलब 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, तो वो हमें वर्कशॉप अपनी ले जाते थे। ही वॉज बेसिकली एन एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ही वॉज एन आर्टिस्ट। बट वो जो है साइन बोर्ड्स बनाते थे ना, हर तरह के। तो वो हमें अपनी वर्कशॉप में ले जाते थे। तो वो वही कहते थे जॉब वर्कशॉप में जो भी मतलब जैसे उनके लेबर्स काम कर रहे होते थे, तो वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग करो, अच्छा उसको ये डिजाइन बना के देना है, चलो ये डिजाइन ट्रेसिंग कर लो, मतलब जो भी हमारे हिसाब से काम। तो वो इस तरह हमें ना बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड और बिजी रखते थे। और इवन छुट्टी वाले दिन भी मुझे अच्छे से याद है कि मतलब वो काम देके सुबह में कोई ऐसे नहीं कि छुट्टी है तो हम 10-10 बजे तक सो रहे हैं। तो वो जो है हमें सुबह 7 बजे उठा देते थे, बस इतनी होती थी कि छुट्टी वाले दिन 7 बजे। और हमें काम देके जाते थे, और जाहिर है उनका अपना काम था तो वो मतलब चक्कर भी बीच में मार के चेक करते थे। तो अक्सर ऐसा होता था हम जब थोड़े से बड़े हुए, मस्ती आई, तो अब्बू काम देके जाते थे और हम ना फिर से बिस्तर पे चढ़ के सो जाते थे। तो अम्मी भी कुछ नहीं कहती थी कि चलो छुट्टी वाला दिन है सोने दो।
तो अब अम्मी एकदम से, मुझे याद है 10:30-11 बजे जब भी अब्बू आते थे बाहर, तो अम्मी भागती हुई कमरे में आती थी और कहती थी अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। तो हम लिटरली अपने बंक बेड्स पे होते थे, हम उधर से छलांगे लगाते थे और ईजल के सामने या टेबल पे जो भी काम था उस पे बैठ जाते थे। अब्बू अंदर कमरे में आते थे और सर पे हमें थप्पे पड़ते थे कि ये 2.5 घंटे का काम है, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं 1 बजे आऊंगा और अगर ये काम कंप्लीट ना हुआ तो ये देखना वो देखना। वो फिर वाकई में जो सजा कहते थे वो मिलती भी थी। तो मतलब इस तरह से ना बहुत ज्यादा वो हम हमारे साथ हमें बिजी रखते थे वो। मतलब मैं यही सुनती थी उनके फ्रेंड्स को, वो ये कहते थे कि इस एज में ना बच्चों को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि उसमें कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई केबल टीवी का भी चक्कर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी ही यूज्ड टू कीप अस बिजी। लेकिन आज मुझे ना अपनी लाइफ में इस अब फील होता है कि यार मतलब अच्छा करते थे वो, हमें बिजी रखते थे। और मतलब बड़े उन्होंने हमें फोर्स भी नहीं किया, लेकिन वो बहुत मतलब मुझे ऐसा था कि दुनिया में जो है ना एक मेरे अब्बू हैं जो मुझे वाकई में जिन्होंने क्रैक किया एज अ पर्सन के। हाँ भाई ये किया, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज रिबेलियस पर्सन। मुझे हर चीज, कोई चीज कुछ कह रहा है तो वो मैं उसके उल्टा ही मैंने करना है ना, जिद लगा लेनी है, मेरी थोड़ी सी नेचर ऐसी थी हमेशा से। तो वो मुझे बहुत अच्छे से डील करते थे। और उसके बाद मेरे जो है स्कूल, आई यूज टू हेट स्कूल। जहर लगता था मुझे वो टिपिकल कन्वेंशनल जो सिस्टम था। लेकिन वो टीचर्स भी बहुत ही जैसे हमारी टिपिकल टीचर्स होती है वैसी थी, क्योंकि वो पाकिस्तानी स्कूल ही था। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी ना कॉलेज में, तब हमारे एक प्रिंसिपल आए थे। वो बहुत अबरू साहब सिंधी थे, लेकिन दैट मैन चेंज माय लाइफ। दैट इज द ओनली पर्सन I think about, and I remember him in like really really good words. I have such regards for him, क्योंकि he was another person, I can say another father figure who could crack me just like my father. तो बहुत मुझे उन्होंने सपोर्ट किया कॉलेज में। मेरी बदतमीजियां, मेरी जो भी मैं मेरे प्रॉब्लम्स होते थे वो मुझे बहुत ज्यादा केटर करते थे। तो उनकी वजह से जो है ना थोड़ी सी मेरी जो है ना सैनिटी वो रह गई। तो these two people I really really regard in my obviously my father and that person Sir Apru जो आए थे, बहुत अच्छे थे। तो बस बाकी एक ही भाई है हमारा और बाकी हम 5 बहनें हैं। तो इसी तरह मोस्टली जो है वो सारे आर्ट्स के फील्ड में ही रिलेटेड है। वही होता है जो पेरेंट्स जो बेहतर कर सकते हैं वही करवाते हैं। तो मतलब अबू ने मुझे जो है वो आर्ट्स की तरफ लगाया। अब एक बहन जो है वो मेरी, मतलब मैंने एनसीए में एडमिशन लिया, तो आई डिड माय विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली फ्रॉम देयर। और मेरी बहन ने आर्किटेक्चर किया। तीसरी जो मेरी बहन है उसने फैशन डिजाइनिंग की हुई है। अच्छा, चौथी वाली जो है वो बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है, लेकिन वो प्रोफेशनली शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो सबसे छोटी वाली है अगेन वो भी बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है, लेकिन शी इज अ होम मेकर। वो उसने कोई करियर नहीं परसू किया आउट ऑफ हर ओन चॉइस। शी जस्ट वांट्स टू स्टे एट होम एंड बी अ होम मेकर। तो इसी तरह सबके हम सब, और हमारी फैमिली में मोस्टली जो है ज्यादातर जैसे लोग कहते हैं ना डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी हैं, लेकिन ज्यादातर आर्टिस्ट हैं। अच्छा सदफ, तुम लोगों का ध्यान नहीं था अरेबिक लैंग्वेज को सीखने का, या बाबा ने तुम्हारे कभी कहा नहीं कि अरेबिक भी सीखे, यहाँ पे हैं तो? यार एक्चुअली अरबिक का ये है कि माय फादर वाज अ लिटिल रिलक्टेंट फॉर अस मीटिंग विद अरब अरब पीपल एंड ऑल दैट। आई डोंट नो, आई थिंक ऑब्वियसली ही वाज अ लिटिल प्रोटेक्टेड अबाउट अस। तो वो जो है ना मतलब वो नहीं, हमारा कोई किसी भी अरबी एक उनके एक दो फ्रेंड्स थे, लेकिन मजे की बात है जो उनके फ्रेंड्स थे सारे अरबी, वो हिंदी बोलते थे इतनी अच्छी। तो हम कभी उनके घर जाते थे तो हमें फील ही नहीं होता था कि इनके साथ उर्दू में, हमें अरबी में कम्युनिकेट करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि मस्कत में जो है बलोची भी होते हैं और उन लोगों को वो इंडियन फिल्में देख देख के इतनी हिंदी आती है। तो कभी मतलब मस्कत में कभी भी फील नहीं हुआ, दुबई में कभी फील नहीं हुआ। हाँ, जब हम कुवैत गए हैं तब हमें फील हुआ कि यार यहाँ पे तो अरबी सीखने के बगैर कोई गुजारा ही नहीं है। तो दैट वाज द टाइम आफ्टर माय मैरिज, लाइक जब बच्चे भी हो गए थे, तो तब थोड़ी बहुत जो अरबी थी। और उस वक्त ऑब्वियसली जो लैंग्वेज होती है वो स्पीक करने से आती है, पढ़ वढ़ के नहीं आती है। तो वहां पे हमारी अरबी जो है वो काफी फ्लुएंट हो गई थी। लेकिन अगेन अब इतने साल हो गए,
तो अब फिर से जो है वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई है, तो नहीं। और बच्चे जब जैसे स्कूल जाते थे तो अरबिक लैंग्वेज करते थे, तो आई वाज स्टिल इन टच। और भी जाहिर है आपके इर्द गिर्द जब बोली जा रही होती है। अब ऑब्वियसली मेरा काम जो है वो प्रिंटिंग में ही था, प्रिंट के फील्ड से था, ब्रांडिंग एंड ऑल दैट। तो वहां पर तो रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे उर्दू इंग्लिश होती है, वहां पे अरबिक इंग्लिश होती है। सो आई कुड टाइप अरबिक, आई कुड फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन इट। उसका रीडिंग में कर लेती हूँ ये वो, लेकिन हाँ मैं बोलने में इतनी फ्लुएंट नहीं थी, लेकिन आई कुड इफ टू पीपल वर टॉकिंग आई वुड गेट द क्रक्स ऑफ द थिंग कि हाँ वो क्या बोल रहा है, टूटी फूटी बोल भी लेती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है भूल गई हूँ, क्योंकि अब मतलब प्रैक्टिस ही नहीं है और आपके इर्द गिर्द भी नहीं सुनी जा रही। लेकिन कुवैत में जाके वी यूज्ड टू फील के यार यहाँ पे ना अरबिक आनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। वहां पे अगर अरबी जो है वो बिल्कुल वैसा ही वाला हिसाब है कि अगर उनको इंग्लिश आती भी है तो वो नहीं इंग्लिश में बात करते जानबूझ के। तो अदरवाइज कभी दुबई में मस्कत में कभी भी फील नहीं हुआ कि अरबी नहीं आ रही तो हमारे काम नहीं हो सक रहे। तो फिर तुम लोगों ने रिलीजियस एजुकेशन का पेरेंट्स का क्या प्लान था तुम लोगों के लिए? यार रिलीजियस का यही था कि अब्बू ने हमें खुद कुरान मजीद पढ़ाया। ही ट्राइड आउट लॉट्स ऑफ कारीज। मेरा ख्याल है 6-7 कारी रखे गए, लेकिन उन सब के अंदर बहुत ही घटिया प्रॉब्लम्स थी। और लिटरली एक को तो अब्बू ने मुंह तोड़ के निकाला था, और मार मार के निकाला था। एक को अम्मी ने धक्के देके घर से बाहर निकाला था। और बाकी भी सारे जो है वो फारिग थे। देन माय फादर डिसाइडेड कि ही इज गोइंग, एंड माय फादर वाज वेरी क्यूट इन दीज मैटर्स, एक हम इतना उनका मजाक उड़ा, वो जैसे वो जो बच्चे कमीने बच्चे नहीं होते उस एज में जो माँ बाप का मजाक उड़ाते। तो अब्बू अब्बू का था। अब जाहिर है हम गाने शाने तो हम सुनते ही थे, फिल्में भी देखते थे, सब कुछ करते थे। तो अब्बू ने जब हमें कुरान मजीद पढ़ाने का प्लान बनाया, तो वो एक डेक खरीद के लेकर आए ना। तो उसका वो इतना हम उसका मजाक उड़ाते। अब्बू कहते हैं ये डेक, अम्मी ने कहा क्यों, इतने तो पड़े हुए, टेप रिकॉर्डर भी पड़ा हुआ है, डेक तो आपको एक और खरीदने की क्या जरूरत थी। तो अब्बू कहते हैं नहीं, ये सिर्फ कुरान मजीद के लिए होगा, इस पे कोई गाने नहीं चलेंगे। ये पाक डेक है। तो और अब्बू खारी अब्दुल बासित की कैसेट्स लेकर आए थे, क्योंकि उस जमाने में कैसेट्स ही होती थी। तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है वो था कि खबरदार मैंने इसके ऊपर कोई गाना सुना, इंडियन या इंग्लिश गाना, इस पे सिर्फ कुरान मजीद चला करेगा, मैं सिर्फ उसकी नियत से लेकर आऊं। तो वो अब्बू ने खुद हमें कुरान मजीद पढ़ाया था। अच्छा, हम लोगों की ये रूटीन थी स्कूल में कि अब्बू सुबह हमें उठा देते थे 5 बजे। और इतनी बरकत होती थी यार टाइम में, आई जस्ट डोंट मतलब अभी कितनी खप, 2 बच्चे भी हो, एक बच्चा भी हो, कितनी सुबह के वक्त हमें खप पड़ी हुई होती है। हालांकि आई वेक अप अर्ली, लेकिन पता नहीं मुझे लगता है टाइम में बरकत ही नहीं। अगर मैं सोचती हूँ बैठ के, मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसे कैसे होता था। अब्बू यूज्ड टू वेक अप अस फॉर मतलब नमाज। नमाज पढ़ के वो हमें बीच पे लेके जाते थे। हम बीच में आधा घंटा वॉक करते थे। हम वापस आते थे, कुरान मजीद पढ़ते थे, नाश्ता करते थे, फिर स्कूल के लिए तैयार होते थे, और अब्बू हमें ड्रॉप करते थे स्कूल के लिए। आई मीन आजकल के कोई पेरेंट को सोचो, या मैं अपनी रूटीन देख लूं कि मैं सुबह उठूं और मेरा बच्चा कहे कि मामा नीचे पार्क में जाना है, तो मैं कहूंगी चलो चलो भागो यार, जल्दी करो, देर हो रही है। तो मतलब आई डोंट नो हाउ ही यूज्ड टू डू दैट, या उस वक्त टाइम में बरकत थी। तो हम हमारी ये रूटीन थी। तो कुरान मजीद अब्बू हमें पढ़ाते थे। और अम्मी जो है वो जैसे वही जैसे टिपिकल हर एक के घर में होता है कि हाँ कोई स्टोरी सुना दी, कोई मसला बता दिया, तो इस तरह से। बट नथिंग लाइक प्रॉपर, जैसे कि कोई स्पेसिफिक हो कि आप मतलब उस तरह से। मैं अभी घर में जो है एवरी वन इज लाइक क्वाइट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अदर देन मी। तो मैं नहीं हूँ, बट मेरी सब बहनें वगैरह सब है, दे आर वेरी रिलीजियस एंड वेरी प्रैक्टिसिंग। ज़बरदस्त सदफ़, मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि आप एमसीए की पढ़ी। दूसरी जो बात जिसने मुझे मुतासिर किया है वो ये है कि अब्बा जी ने कुरान पाक खुद पढ़ाया, पाक वाले डेक पे। जो डेक पाक था कुरान पाक के लिए, जिसमें गानों जैसी गंदी चीज़ें नहीं चल सकती। अब मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरी तो हर चीज़ इसी मोबाइल पे होती है, इसी में गाने होते हैं, इसी में कुरान। हाँ, अब तो सब कुछ मोबाइल पे होता है। नहीं, अब्बू मेरे गाने बहुत शौकीन, मतलब अब्बू मेरे गाने बहुत शौक से सुनते थे। और हमारी हर थर्सडे नाइट की एक्टिविटी होती थी कि क्योंकि ओमान टीवी पे कुछ भी नहीं होता था, तो एक इंडियन मूवी लगती थी, मतलब थर्सडे नाइट इंडियन मूवी हम अब्बू के साथ देखते थे। और फ्राइडे नाइट जो है, क्योंकि हमें फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी ना, थर्सडे हाफ डे होता था, तो हमारा ये वीकेंड होता था। तो थर्सडे नाइट जो है वो इंडियन मूवी अब्बू दिखाते थे, और फ्राइडे नाइट पे कोई हॉलीवुड मूवी मतलब दिखाते थे हम लोग को खुद। और फिर मेरे अब्बू जो है ना, वो टीवी की तार उतार के ले जाते थे, टीवी और वीसीआर की, और वो अपने तकिए के नीचे रखते थे। ही यूज्ड टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ वियर्ड देसी पेरेंट ब्राउन पेरेंट थिंग्स ना। हम लोग बहुत
मतलब उस वक्त तो ज़्यादा गुस्सा भी आता था, लेकिन हम जब थोड़े बड़े हुए तो फिर हम हंसते थे अब्बू की हरकतों पे। और अब्बू ने ना बाहर, क्योंकि मस्कत में पता है आपको, जो गल्फ में रहते हैं उनको पता होगा, ये लोग बहुत ज्यादा ना ट्रेंड है लाहौर की तरह, रातों को मिलना देर देर तक, सुबह बच्चों की आंख नहीं खुल रही और स्कूल। बट माय फादर वाज सो स्ट्रिक्ट और रूटीन, तो उन्होंने घर के बाहर, उनके बहुत सारे दोस्त थे। अच्छा, हम लोग के घर में हमेशा दोपहर की दावतें होती थी, रात की दावत अब्बू कभी भी नहीं करते थे कि जी लेट हो जाएगा। तो जो भी दावत होती थी वो दोपहर की हमारी दावत होती थी हमारे घरों में, ताकि शाम तक लोग बैठे आराम से और फिर वो अपने घर पे चले जाए, ताकि मेरे बच्चों की रूटीन ना खराब हो। तो अब्बू ने ना घर के बाहर वो लगाया हुआ था, वी डू नॉट एंटरटेन गेस्ट आफ्टर 9 PM। तो वो इतने सालों के बाद ना अब्बू, ताहा को बड़ी चिढ़ चढ़ती थी, मेरा भाई जो है ना, वो अम्मी को कहता था मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे इतनी एम्बेरसमेंट होती है जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं, ये अब्बू ने क्यों लगाया हुआ है। तो अम्मी कहती थी कि तुम्हें पता है ना अपने बाप का, तो मैं उसके साथ नहीं बहस कर सकती ना। तो अभी अब्बू की डेथ के बाद फिर उसने नहीं उतारा, तो इतने अरसे के बाद ना अब उसने घर को रेनोवेट वगैरह किया था, तो उसने वो उतारा है, लेकिन उतार के उसने फेंका नहीं, अपने पास अंदर रख लिया। तो इतने अरसे बाद उसने अब उतारा है। कहता था अम्मी को, कहता था अम्मी अब्बू ने क्या ये नाइयों की दुकान की तरह बाहर बोर्ड लगाया हुआ है। तो भाई सबको पता है हमारी क्या रूटीन है, कोई नहीं आता। तो अब्बू मतलब मेरे इतने ज्यादा ना पर्टिकुलर थे रूटीन फॉलो करने में। तो खुद भी वो बहुत शौकीन थे, गाने वाने सब हमें, मतलब आई एम लाइक लिटरली हुक टू इंडियन सॉन्ग्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट एरा एंड ऑल दीज क्योंकि वो अब्बू लॉन्ग ड्राइव पे जब जाते थे, मुझे आज भी, अब मैं कोई गाना सुनती हूँ तो मुझे वही वाला सीन याद आता है कि मैं पीछे जैसे गाड़ी में बैठी हुई हूँ और अब्बू के हाथ स्टेयरिंग पे है, और वो जो एक इमेज बनती है सिलुएट में, वैसे ही मुझे वही जो भी गाना प्ले होता है, मुझे वही याद आता है कि हमने लॉन्ग रूट्स पे सारे गाने सुने हुए हैं। तो उसके बाद फिर देन ही टर्न टू वो जो थे, कौन से, क्या नाम था उनका, वो जो नात ख्वां थे, मुजफ्फर वारसी, यही नाम था ना उनका। तो वो जो जी जी, नात, सदफ यही था। हाँ हाँ, तो वो भी अब मतलब वो वही नाते, वो फिर नाते सुनते थे जब थोड़े, तो हम कहते थे अब्बू अब आप क्यों नहीं गाने लगाते, क्यों हमें बोर कर रहे हैं। तो वो कहते थे नहीं अब बस, अब मैंने गाने नहीं सुनने, अब तुम लोग सुना करो, मैं अब यही सुनूंगा। तो मतलब वो जैसे टाइम के साथ आप में चेंज आता है वो। लेकिन वो कुरान मजीद के लिए उनको बिल्कुल अलाउ नहीं था कि उस डेक के ऊपर कुछ नहीं सुनना सिवाय कुरान मजीद के। सो क्यूट यार, सो क्यूट एक्चुअली। अच्छा, तो आप बाकी लोग भी यार माइक पे आ जाओ, मैं आप सब लोगों को माइक ऑफर कर रही हूँ, सदफ से ज़रा बातचीत करें। सदफ ने तो हमें हंसाने वाली बातें ज़्यादा करनी है हमारी, बहुत ही चुलबुली किस्म की ये है सदफ। एरम, आपको भी बहुत वेलकम। Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम इरम। आप लोग यू आर फ्री, अपनी जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं सबको, गर्ल्स को रखें एक किट्टी पार्टी, बल्कि कुट्टी पार्टी ना बन जाए ये हमारी। वो जो एक थोड़ी सी कुट्टी भी कर गई हमारी डॉक्टर साहिबा जो है ना, उन्होंने एक एक दो स्पीच है कर ना, ली। एक दो हाँ डॉक्टर डॉक्टर शाला बीच में जो है ना, एक दो ने कुट्टी भी कर ली है। अस्सलाम हाँ। वालेकुम ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल था एक सदफ के लिए। सदफ, आपका हाँ जी जी, जी बोले। प्लीज आपका बोलें। जो ट्रांजैक्शन था फ्रॉम मिडल ईस्ट टू पाकिस्तान, तो आपका आपके लिए कोई कल्चर शॉक था? क्योंकि आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो इधर यूएस में हैं, जो जिन्होंने कुछ अरसा मिडल ईस्ट में गुजारा, फिर वो पाकिस्तान गए और फिर दे मूव टू यूएस। तो वो जब मैं उनसे पूछती हूँ ना, तो उनके लिए बल्कि यूएस में सेटल होना, दे सेड कि हम यूएस से ज़्यादा रिलेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्कूल सिस्टम और वो सारा कुछ देन पाकिस्तान। तो आपको आपका क्या था एक्सपीरियंस? एक्चुअली मुझे जो कल्चरल शॉक लगना था ना, वो जब मैं एनसीए के लिए आई थी, मुझे तब लग गया था अच्छा खासा। ठीक है, मुझे लग रहा था मैं किसी देहात से आई हूँ, और यहाँ पर तो भाई लोग बहुत ही मॉडर्न है। जो मैं चीजें समझती थी कि जी वो अमेरिका में ही होती है या वेस्टर्न वर्ल्ड में ही होती है, वो सारी उस वक्त भी यहाँ पर हो रही थी। तो वो मुझे जो कल्चरल शॉक लगने थे, वो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे अकेले रह के लग गए थे। तो इस दफा जो है, जो मैं आई थी, तो वो मैं मजबूरी में ही आई हूँ, मैं कोई शौक से नहीं आई हुई इधर। तो जाहिर सी बात है, डिफरेंस तो है। हम लोग यहाँ पर नहीं रिलेट कर पाते ना, यहाँ के जो रहने वाले हैं, मकामी लोग हैं, जब जाहिर है आपने जब सारी उम्र बाहर गुजारी हुई होती है। मुझे सबसे ज्यादा इशू होता है, आई एम श्योर यू गाइस विल एग्री, यहाँ पर ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गैप है। अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ अभी, मैं जो भी बात कह रही हूँ ना, दैट इज ऑल ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, देर इज नो ग्रे एरिया। और अगर मैं कह रही हूँ कि
साइमा तुम मेरे घर आना फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि मैं वाकई में कह रही हूँ कि हाँ साइमा तुम मेरे घर आना। अब यहाँ के लोग अगर ये बात कहेंगे ना, एक सिंपल सी भी, आई टेक इट एज इट इज कि हाँ भाई उसने तो ये कहा था तो ये हो जाएगा, वो कर देगा या कर देगी। लेकिन वो बस वो कहने के लिए कह रहे होते हैं। तो वो जो है ना, वो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये कैसे हो रहा है, यानी मैं इतनी हाइपर हो जाती थी इन बातों को लेके। अभी भी हो जाती हूँ, मुझे हर रोज शॉक लग रहा होता है। इट्स लाइक इट नेवर सीज टू अमेज मी पीपल ओवर हियर। तो मेरी फ्रेंड है एक, जो वो यही रहती है, शी इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। तो वो मुझे हमेशा ये कहती है कि सदफ काम डाउन, यू आर इन पाकिस्तान नाउ, ठीक है, सो डोंट टेक एवरीवन ऑन देयर फेस वैल्यू। मैं उसको आगे से कहती हूँ बट शुडंट इट बी लाइक दैट, तो वो कहती है यस इट शुड बी, बट डू यू सी एनीथिंग हैपनिंग द वे इट शुड बी। तो वो जो है ना, और फिर एक और चीज, जो मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल में भी डाला, तो दे वर नॉट एबल टू मेक एनी फ्रेंड्स, they don't have any friends, so we do not socialize। एंड मेरे घर में ही, मैं आगे चल के आपको फिर बताऊंगी, मेरे घर में ही माशाल्लाह इतनी एक्टिविटीज है कि हम लोग को मतलब जैसे कोविड में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार हम बोर हो गए हैं घर में ही बैठ बैठ के। आई स्वेयर इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस, वी एंजॉयड सो मच ड्यूरिंग कोविड, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्दो आई लॉस्ट माय जॉब, बट स्टिल आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मैं घर पर थी। आई लव टू बी एट होम, आई लव टू बी एट माई होम। और इवन इनफैक्ट मेरे घर में जो भी आता है, अगर कोई वो शाम के लिए आया ना, तो वो सहरी से पहले नहीं जाता। जो अफ्तारी पे आता है वो भी सुबह जो है ना सहरी करके जाता है। मतलब उन लोगों को इतना मजा आता है मेरे घर, जो भी आता है सब बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो घर का माहौल ऐसा है, उसका सेटअप ऐसा है। तो आई रियली लाइक बीइंग एट होम, माई किड्स लाइक बीइंग एट होम। तो ज्यादा सोशलाइजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस वही है कि जो मैं कॉलेज की हद तक जाती हूँ, या मेरे बच्चे जो है अब कॉलेज जाते हैं, तो बस दैट्स इट। बट मतलब माशाल्लाह वी enjoy so much on our own कि we do not feel कि we need to go out or socialize। हाँ अनदर बोलो क्वेश्चन, साइमा। अनदर क्वेश्चन, आपके बच्चों का वहाँ पे फ्रेंड सर्कल ना होना, या उनका क्या कहते हैं, इज इट बाय चॉइस और इज इट बिकॉज, जो आपने आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की अपनी कॉन्वर्सेशन में, आपने जो बात मेंशन की, जो मैं यहाँ पर अमेरिका में भी, आई एम श्योर एवरीबडी एल्स फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, आप लोग हम लोग सारे मुख्तलिफ जगहों से हैं, जो हम देखते हैं कि हमारी देसी कम्युनिटी में झूठ और फ़रेब और इस तरह की बातें मज़ाकन भी की जाती हैं, टू द पॉइंट के जो यहाँ के, अब देखो मैं जब कंपैरिजन करती हूँ ना, आई ग्रो अप इन पाकिस्तान, लेकिन अब जो यहाँ के बच्चे हैं हु आर बॉर्न रेज्ड हियर, वो मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करते। ये जो तुमने एक सेंटेंस बोला ना, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कि हाँ फिर हम मिलेंगे आप आइएगा। अच्छा, यहाँ के बच्चे कोई बात करो तो वो दे टेक इट एज इफ के दे मीन इट। ओ अच्छा, हमने मजाकन कह दिया कि एਵੇਂ जान छुड़ाने के लिए कि चल भाई, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना मगरू लाओ, तो वो क्या कहते हैं, एहसान भी कर दिया और सोटा भी मार दिया वाली फिलॉसफी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं अनफॉर्चुनेट हमारे एम्बेडेड हमारी पर्सनालिटीज़ में, हमारे कल्चर में, जो कि झूठ पे मबनी हैं। और मैं समझती हूँ कि हमने मैं अपने बच्चों में भी उस जनरेशन में काफ़ी हद तक वो चीज़ें घुसा दी हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं भी नोट करती हूँ कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान जब मैं गई, तो फैमिली में किसी के हाँ कोई था, बच्चा बच्चा हुआ था, तो उनको मुबारक देने गए। अच्छा, जब वहाँ गए तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अब वहाँ पर जो देवरानी थी जिनका बच्चा हुआ था, वो बैठी हुई थी, और उनकी कोई 4-5 साल की बच्ची, 5 की होगी, नहीं 5 और 7 की होगी, मतलब शी वाज लिटिल बिट ओल्डर, बैठी हुई थी साथ। तो हम बातें कर रहे हैं, तो वो बीच में थोड़े-थोड़े जुमले फेंक रही थी अपनी जेठानी से के मुतालिक शिकायत से, कि वो यूँ करती हैं, वो यूँ करती हैं। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी कोनी मार के ना अपनी बच्ची को कहा कि याद है ना, वो ताई ने क्या किया था फलाने-फलाने टाइम में। अच्छा, अब वो बच्ची आगे से, जैसे चाबी नहीं भरी होती, वो शुरू हो गई, हाँ, वो उन्होंने यूँ किया था, उन्होंने ऐसे कहा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट टू माई सेल्फ कि ये हम किस किस्म की टीचिंग अपने बच्चों को कर रहे हैं। यू आर ड्रैगिंग दैट 5-7 year old चाइल्ड इनटू पॉलिटिक्स, और तुम उसको गॉसिप की आदत डाल रहे हो, तुम उसे इनकरेज कर रहे हो, क्योंकि माँ कर रही है सबके सामने डंके की चोट पर। ऑफ कोर्स बच्चा विल आल्सो पिक। सो ये चीज़ें जो ना, आई थिंक तुम्हारे बच्चे भी जो हैं, मे बी बिकॉज योर ब्रॉट अप इज डिफरेंट, यू इंस्टॉल्ड दोज वैल्यूज इन देम। जब वो बाहर जाते होंगे स्कूलों में, आई बेट कि वो बेचारे वहां जाके परेशान होते होंगे और कंफ्यूज होते होंगे कि क्या हो रहा है।
वाली सिचुएशन, यू नो, एंड देन मे बी, आई मीन दैट्स माय गेस, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता है नहीं, कि यही बात है एक्चुअली। मैंने जो है ना बच्चे जब स्कूल आए थे तो अच्छा, जब बच्चों की मेरी वैसे स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था, बस अल्लाह ताला और मेरे दरमियान में वो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी बच्चे को कभी जज नहीं करूंगी। होता है ना, जैसे हम लोग के घरों में कोई आपकी फ्रेंड होती है तो माएँ या अक्सर बोलती है इस लड़की के साथ क्यों घूम रही हो, ये नहीं अच्छी है वो। तो बस मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू बी अ डिफरेंट मॉम, आई विल नेवर टॉक अगेंस्ट एनीवन। तो बच्चों के साथ ऑब्वियसली आई बीन ऑलवेज वेरी, बोथ ऑफ अस हैव बीन वेरी वेरी ओपन। और अगेन वही बात है कि कुवैत में थे, दुबई में थे, न्यूक्लियर फैमिली थी, तो वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड काउंसलिंग, मतलब। तो इस तरह से जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो अब ये था कि मतलब मैंने कभी भी जाहिर है पहले तो पहले साल में तो मैं घर पर ही थी, आई वाज नॉट वर्किंग, देन द स्कूल ऑफर्ड मी द जॉब, इट वाज अ गुड ऑप्शन। तो मैंने कर ली कि हाँ भी ठीक है, मैं बच्चों के साथ ही जाऊंगी, बच्चों के साथ ही वापस आऊंगी, तो ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैं जब उधर गई हूँ फिर देयर आई स्टार्टेड नोटिसिंग सम थिंग्स। अच्छा, बट मैंने अपने बच्चों को नहीं कहा कि भाई ये अच्छा इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं दोस्ती करो, इसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ दोस्ती करो, आई डिडंट इंटरफेयर। लेकिन बिकॉज अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो दे ऑलवेज कम एंड डिस्कस विद मी। तो मैंने इस तरह करना है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो मैं उनको कोई कहानी सुना दूंगी, समथिंग इवन इफ इट्स अ लाई, यू नो। मैं कोई झूठी कहानी सुना दूंगी कि यू नो सिबल व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज अ किड एट स्कूल, you know, my friend of mine, she used to do all these naughty things, you know, making fun of people and stuff like that. And then, you know, whenever she was called to principal's office, I was also called. So I just reflected back, and कि मुझे फिर फील हुआ कि because you know I'm always hanging with her, although I'm not doing anything like that, लेकिन because I'm hanging with her, hanging out with her, so everyone thinks कि मैं भी उसकी कामों में involve हूँ। So you know मैं इस तरह करके तो she would be like, oh mama, that's so bad, really that used to happen to you, इस तरह करके। और and trust me, after 3-4 days अब मैंने उसको एक कहानी छोड़ दी उसके दिमाग में, और विदाउट टेकिंग anyone's name, without pointing her के you know ये हो रहा है। And then she would एक हफ्ते बाद 3-4 दिन के बाद she would tell me, Mama, you know what happened? That story that you told me, I think I'm having the same experience. तो मैं उसको कहती हूँ, really? Wow, what happened? Tell me. And then she would tell me the thing, and then she would ask me कि तो मामा मैं अब next day school, how will I go to school? How will I react in front of her? I'll feel so odd because now I've talked about her with you, you know. So then I would tell her, no, 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 you just stay normal. I'm not asking you not to be friends with her, but you can avoid being, you know, hanging out too much with her. Like, so then she would be like, okay, what am I going to do in break time? So I would tell, oh, you know, you were making that sketch. Why don't you take your sketchbook at school and start doing that? You know, I'm sure you can find other things to do. तो इस तरह से ना उनको मैंने डाइवर्ट कर देना। फिर मुझे फिर थोड़े अरसे बाद मैं यहाँ की बात करी, फिर थोड़े अरसे बाद मुझे फीडबैक आई, because my actually my daughter, she's an extrovert, she talks to people आराम से, उसको कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं था, कभी भी किसी से भी बात कर लेती है, बड़े छोटे से। बट माय सन इज इंट्रोवर्ट है, और शाय है, और क्वाइट रहता है बहुत ज्यादा। और वो उसकी अजीब किस्म की हरकत है, वो या तो बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ वो बिल्कुल बेबी बन के खेलता है, या वो फिर बड़ों के साथ बात करता है, उसका अपने एज ग्रुप के साथ बिल्कुल भी नहीं होता इंटरेक्शन। तो वो थोड़ा सा उसकी अपनी टीचर्स के लिए भी कंसर्निंग था, उन्होंने इसकी काउंसलिंग वगैरह भी की, काफी उसको डिगअप करना पड़ता है उसके अंदर से बात निकालने के लिए। सो एक दफा उसने मुझे कहा कि मामा, आई डोंट नो, द गाइज they talk about very odd things, I can't relate to them. तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा what do they talk about? तो he was like, they are mostly talking about girls and they talk about cars all the time. फिर मुझे बड़ी हंसी आई, मुझे कहता है, you know they are always bragging about their like they have Honda cities. तो फिर मुझे कहता है, मामा इज Honda city such a big car? तो मुझे एकदम से टेंशन लगी, मैंने कहा इसने तो नहीं शो मार दी उधर जाकर, यू नो कि ऑब्वियसली दे ग्रू अप इन कुवैत एंड दुबई, तो वहां पर तो लैम्बोर्गिनी होती है भाई, पुलिस के पास भी लैम्बोर्गिनी में घूम रहे होते हैं वो, तो मतलब यानी कि होंडा सिटी क्या। तो तो मुझे कहते हैं, नो आई डोंट से एनीथिंग टू देम, बट आई जस्ट लिसन टू देयर कन्वर्सेशंस एंड आई कांट रिलेट टू देम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा ठीक है, जस्ट लेट इट बी, यू डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग।
तो वो उसने कभी उस तरह से फ्रेंड्स नहीं बनाए। लेकिन हाँ, मैंने ये नोट किया, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन, जैसे कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड इन कंप्यूटर टेक्निकल स्टडीज एंड ऑल दैट। सो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान में एक ऐसा स्कूल मिला जो मुझे गल्फ में रह के कभी नहीं मिल सकता था। थैंक गॉड टू मतलब एडोपिया, कि उसकी जो, ऑल्दो ही वाज इन 6th ग्रेड, बट क्योंकि उसकी वो कंप्यूटर साइंस इतनी अच्छी थी, तो उसकी टीचर ने उसको, हेड ने अलाउ कर दिया कि वो ओ लेवल्स के बच्चों के साथ बैठ सकता है। सो वो बहुत इंजॉय करता था उनकी कंपनी, बिकॉज दे वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट साइंस एंड कंप्यूटर। तो वो उसकी वजह से जो है ना, उसकी वो जो इंट्रोवर्टनेस थी, या वो बात नहीं करता था किसी से, वो बड़ी खुल गई। तो ही यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स विद देम। और फिर वो आके मुझे जैसे बताता था, तो वो मतलब वही बात है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों पे ना बच्चों का इतना ध्यान नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वो, दैट आल्सो हैज टू डू विद अस, बिकॉज वी डोंट, इट रियली डजंट मैटर टू अस। एक और बात कि आई वांट माय किड्स टू बी हैप्पी एंड कंटेंट। आई डोंट वांट देम टू बी, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब दुबई में, कुवैत में, माय हस्बैंड वाज डूइंग रियली रियली वेल, माशाल्लाह, वी हैड अ वेरी गुड लाइफस्टाइल ओवर देयर। अब obviously जब when I came to Pakistan, it was because my husband lost his job, or we were in a pretty bad financial state. बट मैंने, और obviously एक और वो भी चीज आती है कि मैं यहाँ पे जितना भी अच्छा घर ले लूं, वो वैसा घर कभी भी नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू द फिनिशिंग, द लग्जरी, द कॉमोडिटीज, एमिनिटीज आपके होते हैं, स्विमिंग पूल्स, ये वो, उस तरह का तो कभी भी नहीं हो सकता ना। सो और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, तो आई गॉट गवर्नमेंट अपार्टमेंट इनिशियली यहाँ पे, जो मुझे सबसे चीप ऑप्शन मिला। लेकिन बिकॉज आई डिडंट sulk or cried in front of my kids, or I complained about it, so they didn't feel कि उनकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क आया है as such. The only thing they would, हाँ, ऑन एंड ऑफ मुझे कहते थे, मामा बीच याद आ रहा है, बीच पे क्योंकि हम लोग हर वक्त बीच पे जाते थे। आई लव बीच, तो वी यूज्ड टू गो टू द बीच अलॉट। तो मैंने उनको कहा, बेटा यहाँ नहीं है, बिकॉज वी आर इन इस्लामाबाद, कराची में है बीच। तो it's like that, but that's it. But they didn't complain about anything materialistic, because I didn't make them feel कि हाँ जी पहले ये होता था, हमारे पास पहले ऐसी गाड़ी थी, अब नहीं है। तो बच्चे जो है वो सारा वक्त जो है वो देख रहे होते हैं, इसलिए तो उनको यहाँ के बच्चों को पॉलिटिक्स आती है, यहाँ के बच्चों को समझ आती है। हमारे बच्चे गूंगे ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि हम उनके सामने इस तरह की बातें ही नहीं करते, या इस तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं होती। मतलब आई गेट शॉक जब, क्योंकि वो पेरेंट्स टॉक लाइक दैट, सो किड्स ऑल्सो टॉक लाइक दैट। द मोस्ट कॉमन टॉपिक वुड बी, अगर किसी का दे रहे ना इंट्रोडक्शन, तो उसकी एजुकेशन या उसकी अचीवमेंट वो नहीं होगा। इसके पास इतने प्लॉट है, इसके दादा की इतनी जायदाद थी, इसकी इतनी गाड़ियां हैं, ये यहाँ पे जॉब, उसको इतना गोल्ड मिला है। ये कॉन्वर्सेशन होती है यहाँ पे। सो आई मीन आई कांट बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, सो आई डोंट सोशलाइज मच। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये जो तुम अभी बात कर रही थी ना, वी थिंक के दिस इज ओनली हैपनिंग इन पाकिस्तान। वी द पाकिस्तानी कम्युनिटी हैव ब्रॉट दिस, क्या कहना चाहिए, बैग ऑफ सिकनेस टू आउटसाइड वर्ल्ड टू। अमेरिका में यहाँ पे ग्रोन अप बच्चे जिनके घरों में ये बातें होती हैं, दे डू टॉक अबाउट द सेम स्टफ अपनी कम्युनिटी के बच्चों के साथ। पता नहीं गोरों के साथ करते होंगे कि नहीं करते होंगे, शायद प्रॉब्ली नॉट, क्योंकि गोरे इस तरह की बीएस नहीं सुनते, लेकिन कम सुनते हैं। लेकिन अपनी कम्युनिटी के बच्चों के साथ बैठ के, तेरा बाप कैसी गाड़ी चलाता है, तेरी माँ के पास कौन सी कार है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, कितने मिलियंस का है, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। आई वाज लाइक, यार ये बैगेज हम सारा पाकिस्तान से उठा कर लिए हैं। व्हाई can't we teach our children कि it's the person you are meeting or you're liking, not the brand they're wearing, not the brand they're carrying, not the brand they're living with. It's like, तो ये एक बीमारी है जो पाकिस्तान में भी है, और हमारे पाकिस्तानी, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। और होता क्या है, जब वो अमेरिका या दूसरे मुल्कों में आके सेटल होते हैं, एंड दे गेट लिटिल बिट वेल टू डू, तो ऑफ कोर्स देखो, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि कोई लुई वटान को कैरी करता है, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ माइकल कोर पहनता है, मैं ना, ठीक है, मैं भी, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं भी खरीद लेती हूँ, पहनती हूँ, बट आई डोंट हैव टू रब इट इन अदर पीपल्स फेसेस। आई डोंट हैव टू मेक फ्रेंडशिप्स जस्ट बिकॉज वो लुई वटान पहनती है हर वक्त, या जस्ट बिकॉज। तो ये बीमारी हमने अपने कल्चर से सीख कर ट्रांसमिट की, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी। मैं हमारी फैमिली में मैं बच्चों की कॉन्वर्सेशन सुनती हूँ, और वो बच्चे कहते हैं कि यार वो फलाना जो है ना, आई डोंट लाइक देम। व्हाई? बिकॉज दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट।
The only thing they talk about is what kind of shoes are you wearing, what kind of car are you driving. तो तुम्हारी माँ क्या करती है तो बाप क्या करता है ना. I'm like, are you kidding me? ये बीमारी इसका मतलब है इतनी कंटेजियस है कि वहाँ से पाकिस्तान से उड़ के यहाँ तक आ गई है हमारी कम्युनिटीज़ में. आई एम श्योर बाकी कम्युनिटीज़ में भी होती होगी, लेकिन मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारा दीन हमें इन चीज़ों से मना करता है. वो कहता है कि डोंट लुक डाउन अपॉन एनीबॉडी जस्ट बिकॉज आपने इंसान को इंसान बन के मिलना है. उसको प्यार करना है तो इंसान बन के करना है, ना कि बिकॉज उसने लुई विटान का बैग कैरी किया होता है और यू आर माई बडी एंड एवरीबडी एल्स इज नॉट. तो वेरी ट्रू ये. और आई फील द सेम वे. बिल्कुल जैसा सदफ तुम कह रही हो कि हमारी वैल्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी जो आगे हमें अपनी जनरेशन में ट्रांसमिट करनी है और करनी चाहिए. क्या हम कर रहे हैं इज़ अ बिग क्वेश्चन. सॉरी मैं इंटरजेक्ट करती हूँ बार बार. आई एम सो सॉरी. यू गो हेड. नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके. अच्छा सदफ, आई एम गोइंग बैक टू योर वर्क ना. तो अच्छा ये बताओ कि हाउ डिड द होल द जर्नी विद आर्ट स्टार्टेड, क्योंकि आई नो दैट यू वर creating like some good masterpieces before you joined the NCA, and you have a background, your family is basically you have a background of art. आप तुम्हारी मदर का भी इन्फ्लुएंस जो है वो आर्ट की तरफ है. So how your journey started, and then please do talk about your kids as well, कि उनमें से किसका इंटरेस्ट है आर्ट में. अच्छा, मेरा तो वही मैंने बताया ना कि अब्बू जो है वो हमें बिजी रखने के लिए उन्होंने जो है वो आर्ट से रिलेटेड मतलब हर चीज हमें प्रोवाइड की. मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी यार अब्बू को गए हुए मतलब 13 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी मरी जाते हैं ना. तो अभी मैं मरी गई थी और मेरी ऑब्वियसली आंखों का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं ऐसी गई और अब्बू ने एक उधर आर्ट रूम बनाया हुआ है. उसमें सब कुछ स्टोर किया हुआ है हमारे लिए. पहले ज़ाहिर है मस्कत में होता था, अब ज़ाहिर है जब हम लोग एनसीए के लिए आए तो अब्बू ने सब यहाँ पे शिफ्ट करा दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से ले जाया करो. तो अभी दिस टाइम पिछले साल मैं गई हूँ और मेरी आंखों का प्रॉब्लम हो रहा था और मैं ऐसी नेट के ऊपर देख रही थी कि मुझे ना मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होती है वो मिल जाए, क्योंकि बारीक काम होता है तो मसला होता है. और मैंने अलमारी खोली और मेरे पास ना वो टेबल मैग्नीफायर जो लैंप भी साथ में और मैग्नीफायर, और मैं इतनी अमेज्ड हुई. नया बिल्कुल पैक पड़ा था. इट्स लाइक कि वट एवर यू नीड इट इज देयर. अच्छा, तो मैंने अम्मी को फोन किया और मैंने अम्मी को बताया. मैंने कहा अम्मी देखे मैं ये ढूंढ रही हूँ, ये तो घर पे. अम्मी ने कहा हाँ तुम्हारे बाप ने पता नहीं क्या क्या चीजें तुम लोगों के लिए जमा की. मतलब उनको बहुत शौक था ना, जहां पे भी वो जाते थे वो मुझे याद है एक दफा अब्बू ताइवान और सिंगापुर और चाइना ये पूरा उन्होंने कवर किया था. अकेले गए थे कुछ अपने काम के सिलसिले में, वापस आए थे ना तो हम बड़े खुश थे कि हमारे लिए कुछ अब्बू चीजें हमेशा लेकर आते थे. तो चीजें लेकर, लेकिन जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए थे और वो आर्ट को परस्यू कर रहे थे तो अब्बू हम लेकर आए हमारे लिए ब्रशेस ही ब्रशेस और हर तरह की पेंट्स डिफरेंट ट्राई करने के लिए, ड्राइंग बुक्स, पेपर्स और ये वो ना. तो हमने बल्कि अब्बू को कहा, मैं कहा अब्बू आप हमारे लिए कुछ और नहीं लेकर आए, बस सिर्फ आर्ट की चीजें ले आए. तो अब्बू कहते हैं लो, लोग जो है वो मरते हैं इन चीजों के ऊपर और मैं तुम्हारे लिए लेकर आया और तुम लोग ये कर रहे हो ना. मतलब इस तरह का वो था कि वो बहुत हर चीज. इतने ब्रशेस पड़े हुए हैं हमारे पास, इतनी पेंसिल्स, इतनी शेप्स ऑफ पेंसिल्स हैं और मतलब हर तरह की चीजें ना. तो वो बहुत ज्यादा वो करते थे. खैर वो उन्होंने किया, फिर देन ही वाज लाइक आफ्टर मी कि तुमने आर्किटेक्ट बनना है. अच्छा आर्किटेक्ट बनना है. अब मैं मैथ्स में जो है ना इतनी कोई फजूल थी, इतनी कोई फजूल थी. मुझे मैथ्स तो हो सकता है मुझे भी किसी किस्म का डिसलेक्सिया या एडीएचडी हो, आई डोंट नो. उस वक्त तो होता ही नहीं था ना डायग्नोज. उस वक्त तो सारी बीमारियों का एक ही इलाज होता था, अम्मी की चप्पल, हवाई चप्पल, दैट्स इट. तो मुझे नहीं पता, बट मुझे जो है ना हमेशा से टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग से बहुत प्रॉब्लम थी. मुझे नहीं समझ में आता था. अब मैं सोचती हूँ कि अब जाहिर है अब इतना ज्यादा सबको प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, वो तो हो सकता है मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो जो कभी डायग्नोज ही नहीं हुआ हो. लेकिन जैसे में अगर कोई बहुत ही जैसे वो होता है ना दवाई का वो खुलता है मैनुअल हो या कोई किसी मशीन का या कुछ, तो या पाकिस्तान स्टडीज की किताब खुलती थी तो मुझे ऐसा लगता है, या उर्दू की किताब खुलती थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे ना मेरे सर में चक्कर आने शुरू हो गए हैं, लफ्ज जो है वो नाचने लग गए हैं और मुझे घबराहट शुरू हो जाती थी. जिस किताब में तस्वीरें होती थी ना मैं उसको इतना एंजॉय करती थी, क्योंकि मैं तस्वीरें देख के ना मुझे ऐसे लगता था याद हो गया, मैं उस जगह पे पहुंच गई और मुझे याद हो गया.
अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि तो अब्बू ने कहा कि भी तुमने आर्किटेक्चर में जाना है, मैं तुम्हें एनसीए में डालूंगा और बस तुमने आर्किटेक्चर पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो लेकिन सेकंड ईयर के बाद आना था एनसीए, तो सेकंड ईयर तो हमने मस्कत से कि अब वहां पर आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट नहीं थे। मतलब एज एन आर्ट था लेकिन वो इकोनॉमिक्स और इस किस्म के थे, तो वो तो आर्ट से रिलेटेड ही नहीं थे, तो उसको करने का फायदा नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साइंस पढ़नी है और तुम प्री इंजीनियरिंग ले लो और तुमने बस जो है ना मैथ्स करनी है। तो और अब्बू को हमेशा से था ट्यूशन नहीं पढ़ानी, बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ानी, जो करना है खुद करो, ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा अब जब ना प्री बोर्ड हुआ तो यार मेरे मैथ्स में, मैं झूठ नहीं कह रही, 100 में से 0, लिटरली 0, ना एक नंबर भी नहीं आया ना। तो मैं इतना घबराई हुई घर गई, मैंने कहा उफ़ अब्बू मुझे आर्किटेक्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि एनसीए में आर्किटेक्चर के लिए आपको मैथ्स का भी एग्जाम देना पड़ता। अब मैं घर आई और मैं ना इतनी परेशान, अब मेरा भाई हालांकि छोटा था, मुझे कहते हैं क्या हुआ है क्या हुआ है? मैंने कहा मैं, मेरा तो 100 में से 0 आया, मैं बोर्ड के एग्जाम्स कैसे दूंगी, अब्बू को क्यों समझ नहीं आती, मुझे नहीं मैथ्स आती, मुझे नहीं इसकी समझ नहीं आती। तो तो ना, तो ताहा कहता है अच्छा चलो कोई नहीं, मैं अब्बू से बात करूंगा, तुम चुप रहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे याद है हम लोग घर आए अब्बू के साथ, अब सारा रास्ता मैं खामोश और मैं डरी हुई, अंदर से मेरे पसीने छूट रहे। हमने खाना शाना खाया ये वो, और उसके बाद अब्बू थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बैठे, तो ताहा अंदर गया मेरी रिजल्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड लेके। तो अब्बू कहते क्या हुआ है, क्यों आए हो इधर, अब बता, दोपहर का सोने का टाइम है, जाओ जाके लेटो बिस्तरों पे। तो ताहा कहता है ये देखिए सदफ के ना मैथ्स में 100 में से 0 आए हैं, अब उससे नहीं होता मैथ्स तो आप उसको क्यों पुश कर रहे हैं मैथ्स करने के लिए। तो अब्बू कहते हैं अच्छा। अब्बू ने ना रिपोर्ट कार्ड पकड़ी, देखा मेरा, तो अब्बू कहते हैं फिर तुमने क्या करना है? मैंने कहा अब्बू मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं एनसीए चली जाऊंगी, मैं कुछ और कर लूंगी, मुझे नहीं मैथ समझ में आती, मैं क्या करूं, मैंने इतनी मेहनत किया है, मुझे ट्यूशन भी नहीं लगाने देते। तो अब्बू कहते जब तुम्हें स्कूल में जाके समझ नहीं आ रही तो तुम्हें ट्यूशन से क्या समझ में आएगी। मैंने कहा अब क्या करें, तुम्हारा 2 महीने रह गए। मैंने कहा अब्बू मुझे मेडिकल मतलब बायो समझ में आती है, मैं बायो कर लेती हूँ। खैर अब्बू आए स्कूल अगले दिन, अब्बू ने मुझे कुछ नहीं कहा ना, मैं बड़ी खुश, मैंने कहा यार अब्बू तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, ऐसे मैं इतना डरी। तो मैं आए, अब्बू स्कूल आए और अब्बू ने ना मेरा प्री मेडिकल करवा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने रिस्क पे करा ले, 2 महीने में पता नहीं क्या करेगी ये। तो मतलब हम मुझे तो टीचर्स जो है मैं स्कूल में नालायकी समझते थे ना, क्योंकि मेरी बहन जो है उसकी हमेशा पोजीशंस आती थी। वो ले मतलब हमेशा सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट आ गई, फोर्थ आ गई, इससे नीचे वो कभी भी नहीं आती थी। और मैं जो हूँ, अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैं 30th रैंक पे हूँ, 31 बच्चे हैं तो मैं 31st रैंक पे। और वो टीचर्स कहती थी कि ये जो है ना इसका दिमाग तो है लेकिन ये पढ़ाई में लगाती नहीं। मुझे वो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी ना, कि मैं कहती थी ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे कुछ हाथ से करना है। खैर, तो मेरी तो स्कूल लाइफ ऐसी ही थी, मैं बिल्कुल भी नालायक पांडा थी बिल्कुल। तो फिर मेरी, अच्छा हाँ, मेडिकल में मैंने 2 महीने में तैयारी की और यार मेरे 81% नंबर आए। अब सोचो, ठीक है, क्योंकि मुझे बायो समझ में आती थी ना कि भाई सामने कोई हड्डियां हैं, कोई हार्ट है, कोई फेफड़ा है, कलेजा है, वो कोई काम कर रहा है, कुछ समझ आ रही है। मैथ्स का वो आयोटा तो सिग्मा वो क्या कर रहा है हमारी लाइफ में, मतलब मैं उसको क्या, मुझे उसकी सेंस ही समझ नहीं आती थी। अलजबरा की तो तौबा बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये किसने बनाई है। अच्छा, खैर मेरा प्री मेडिकल हो गया, लेकिन जब फिर एनसीए के लिए मैं आई तो फिर मैंने वहां पर वो टिक लगाने थे। हाँ, मैं एनसीए के लिए जब आई पाकिस्तान, तो जाहिर है मेरी बहन ने अगले साल मुझे ज्वाइन करना था। तो मैं एडमिशन के लिए गई जब एनसीए, तो टेस्ट होता है हमारा, लाहौर गई थी मैं। अच्छा अब मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने टेस्ट दे रही थी तो मैं इतनी सुपर कॉन्फिडेंट, वो लाइव ड्राइंग की टेस्ट लेते हैं ना, तो मैं लाइव ड्राइंग का टेस्ट दी थी और मैं सब बीच में सारे ब्रेक होती है, वो 6 घंटे का टेस्ट होता है। तो मैं मुड़ मुड़ के सबका काम भी उठ के देख रही थी, इतना गंदा काम, किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं थी, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि यार मेरा तो एडमिशन ऐसे हो जाएगा, मेरी तो ड्राइंग इतनी जबरदस्त और बहुत अच्छी ड्राइंग बन रही। अच्छा, और उसके ऊपर क्या हुआ, सईद अख्तर साहब, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा ना सईद अख्तर साहब का, वो आए और वो मेरे साथ एक लड़का बैठ के ड्राइंग कर रहा था। अल्लाह अकबर, उसने 6 घंटे में सिर्फ आउटलाइन की हुई थी, मतलब कुछ भी नहीं था। तो सईद अख्तर साहब आए और वो आके ना उन्होंने उस लड़के के सर पे थप्पा मारा और उसको कहते हैं तूने एडमिशन यहाँ लेना है कि नहीं लेना, इस लड़की की तरह ड्राइंग बना तब तेरा एडमिशन होगा। अब जब उन्होंने ये बोल दिया तो मेरा तो सर बस, मतलब मैं तो यूं थी कि बस भाई अब कल फिर तो मैं एनसी आ जाऊंगी, खत्म होगी बात। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब वो लगा लिस्टें लगी तो मेरा नाम ही नहीं, और उस लड़के का, कमीने का नाम मुझे याद है अभी तक, अरमगान, वो बाद में मेरा सीनियर हो गया था, उसका एडमिशन हुआ हुआ था। इतना मुझे रोना आया। मैं जब आई वापस पिंडी आई और मैं रो रो के मेरा बुरा हाल, और मैंने ना अपनी इतने सारा आर्ट वर्क फाड़ दिया गुस्से में आके, और मैं बड़ी जज्बाती होती थी ना, हीरोइन।
तो मैं बहुत रोई। अबू ने मुझे फोन किया, अबू कहते ना पुत्र ना, मैं तेरा एडमिशन हूं करा के रहसा उथे, मैं तकना किंज तर तुहानू एडमिशन। मैंने कहा नहीं अबू, मैंने अब उस कॉलेज में जाना ही नहीं है, मैं अब कभी भी नहीं जाऊंगी। अबू कहते ना ना पुत्र, अच्छा चंगा हो गया चंगा हो गया, तू इंज कर एक साल ना गवर्नमेंट कॉलेज च एडमिशन ले ले ते उत्थे फाइन आर्ट्स पढ़ ले, ते मैं खोला अगले साल खोला भी आ जाएगी ते तुसी इकट्ठे एडमिशन ले। मैं कहा नहीं अबू मैंने नहीं जाना, मैं भी जिद्दी अबू की तरह। खैर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहां का भी इतना कोई पेंडू माहौल था, मैं उन लड़कियों के साथ रिलेट ही नहीं कर पाती थी। बस मैं महीने में एक दफा जाती थी, असाइनमेंट लेके घर में ही बैठती थी, आर्ट वर्क करके दे देती, मतलब मेरा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर खौला आ गई, एक साल इस तरह मेरा जाया हुआ। खौला आई तो अब्बू ने मुझे कहा जाओ अब जाके दोबारा से एनसीए के एडमिशन खुल गए लाहौर जाओ। और मैं भी जिद्दी थी, मैं लाहौर गई, मैं सिर्फ एक एडमिशन फॉर्म लेकर आई। शाम को जब मैं नानी अम्मा के घर वापस आई, अब्बू ने कहा ले आई हो एडमिशन फॉर्म दोनों? मैंने कहा नहीं अब्बू मैं एक ही लाई हूँ, खोला का एडमिशन कराऊंगी, मैंने नहीं अब उस कॉलेज में जाना। अब्बू कहते हैं मैं करा के रह सकती एडमिशन। अब्बू कहते हैं तू ना बड़ी मेरे बहुत कपत्ती है, तू मेरी गल नहीं सुनती, ये वो। अब्बू ने खूब मुझे कहा, मैं कहा बस मैंने नहीं जाना, मैंने उधर नहीं जाऊंगी, खोला को भेजे। तो अब्बू ने ना क्या किया, अपने दोस्त को फोन किया, मेरे बेचारे मैंने इतना वक्ता डाला उनको, उन्होंने लाहौर में अपने किसी फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने फिर अगले दिन जाके एडमिशन फॉर्म लिया और मुझे टीसीएस किया। तो अब्बू ने जबरदस्ती, अब्बू कहते हैं मैं सेल्फ फाइनेंस पे कराऊंगा। हम, मैंने कहा अब्बू नहीं, आपके क्यों आप फजूल के पैसे जाया करेंगे, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग थी, मुझे सईद अख्तर ने भी बोला था इतनी अच्छी ड्राइंग है, तो इतना बकवास कॉलेज है, ये सिफारिशियों को लगाता है ये वो। अब्बू कहते हैं कोई नहीं मैं सेल्फ फाइनेंस पे कराऊंगा तुम दोनों का। तो अब्बू ने जब सेल्फ फाइनेंस पे कराया तो हम दोनों का हो गया एडमिशन ना। हालांकि हमारा काम इतना अच्छा था। खैर उसके बाद मेरी 3 साल तो स्कॉलरशिप ही रही है एनसीए में, यानी मेरा काम इतना अच्छा था, लेकिन पता नहीं एडमिशन लेते हुए उनको क्या मोती। मेरा ख्याल है वो देख लेते हैं ना कि बाहर से आए हैं तो ये पैसा जरा निकाले तो फिर ही एडमिशन होगा, इस तरह का। तो एनीवेज खैर वो मेरा एडमिशन जब हो गया फिर हम लोग लाहौर आए। तो मतलब खौला जो है वो उसने आर्किटेक्चर में लिया। अच्छा अब मैं जो, मैंने आर्किटेक्चर में तो नहीं लेना था क्योंकि मेरा मैथ्स का टेस्ट मैंने स्किप किया था। तो वहां पर ना खाने बने। अच्छा आई यूज टू हेट कंप्यूटर्स, मेरी जिंदगी से, मुझे जिंदगी में नफरत थी इस चीज से, कंप्यूटर से। अबू मुझे ना जब भेजते थे कंप्यूटर सीखने के लिए, मुझे खोला और ताहा को इकट्ठे, तो ना वो दोनों जो है ना कंप्यूटर सीख रहे होते थे बैठ के, वही जो भी उस वक्त डॉस डूस होता था उस जमाने में। और मैं ना ड्राइंग बुक साथ लेके जाती थी, वो मैं बैग से निकाल के मैं उस पर ना ड्राइंगे बनाती रहती थी, मैं कंप्यूटर सीखती नहीं थी। टीचर मुझे कह कह के हो जाता था कुछ तो कर लो कुछ तो कर लो, मैं कहती नहीं मैंने नहीं सीखना ना, मैं मुझे नहीं पसंद ये मशीन का काम क्या होता है, हाथ का काम होता है सब कुछ ना। मैं जरा ओल्ड स्कूल थी इस मैसेज में। अच्छा अब मैं जब उधर गई एनसीए गई, तो वो फॉर्म पे था फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का मैंने पेंटिंग वेंटिंग, तो मैंने कहा नहीं ये तो मेरे बचपन से अब्बू करा रहे हैं, अब इसमें क्या मजा होगा, मैंने नहीं करनी। फिर टेक्सटाइल में, कपड़ों का मुझे कोई शौक नहीं है, ना कपड़े पहनने की तमीज है, ना मुझे कोई शौक है कभी, तो वो भी नहीं मैंने लिया। फिर मैंने कहा आर्किटेक्चर का तो मेरा वैसे ही आउट हो गया। तो वहां पे लिखा हुआ था ग्राफिक्स, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या होता है ग्राफिक्स, ये कुछ अच्छी सी चीज लग रही है, चलो ये कर लेते हैं, इसका नाम बड़ा मजे का लग रहा है, मॉडर्न मॉडर्न सा। तो मैंने ना उस पर टिक लगा दिया। अपने अब्बा जान की बात मानकर सदफ़ मिर्ज़ा ने एनसीए में एडमिशन लिया या नहीं लिया, ये तो आपने जान लिया इस व्लॉग को देखने के बाद। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? मैथमेटिक्स उनको पसंद नहीं था और कंप्यूटर से उनकी जान जाती थी और ऑप्ट उन्होंने कर लिया था ग्राफिक्स। उसके बाद सदफ़ मिर्ज़ा के साथ क्या हुआ, कंप्यूटर वो सीख पाई या नहीं, एनसीए में उनकी पढ़ाई और उसके बाद का सफ़र कैसा रहा और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चलाया, ये सब जानने के लिए आप वेट कीजिए हमारे अगले व्लॉग का, यानी कि इसी स्पेस के दूसरे पार्ट का, जिसमें सदफ़ बताएंगी कि किस तरह से उन्होंने वो जो ग्राफिक्स को ऑप्ट कर लिया था और उसमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनका इंतज़ार कर रहा था, और वो मॉन्स्टर था कंप्यूटर, जिसकी अलिफ बे भी उन्हें नहीं आती थी एट दैट टाइम, क्योंकि वो डॉस डूस करने की बजाय आपको पता है कि अपनी ड्राइंग बुक ले जाती थी और उसमें बैठ के ड्राइंग्स बनाया करती थी। तो वो डॉस डूस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसने एक ज़माने में मुझे भी बहुत तंग किया था, वो अगर सदफ़ को नहीं आता था और उससे रिलेटेड सारी बातें, और फिर वो कंप्यूटर में विंडोज़ करवाती थी, तो वो विंडो किस तरह से चलती थी और वो किस हद तक कामयाब हुई या नाकाम हुई, ये सब जानने के लिए आपको डेफिनेटली हमारा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। सदफ़ की बातें बहुत मज़ेदार, मैंने इस वाले व्लॉग में उनके कुछ आर्ट के नमूने शेयर किए थे। अदरवाइज़ आप अगर चाहें तो आप सदफ़ मिर्ज़ा को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने बहुत सारे फ़न पारे लगा रखे हैं।
और कुछ अपने काम की वीडियोस भी अपलोड की हैं। मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है हमारे मुल्क की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सेंसिटिव आर्टिस्ट, जो कि बज़ाहिर हंसते खेलते अपनी बातें करती हैं, लेकिन अंदर से जो शख्स बहुत हसास होता है और आर्टिस्टिक नेचर का होता है, मुझे पता है कि वो कितना संजीदा होता है। लेकिन ये तंज़ो मिज़ाह वाली बातें और हंसी हंसी में उन्होंने जो कुछ बताया वो बहुत ज़बरदस्त था। अपने बच्चों की परवरिश उन्होंने जिस तरह से की, उनके पेरेंट्स ने उनकी परवरिश कैसे की, और फिर उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने बच्चों को भी मटीरियलिज़म की बीमारी से बचाया और उनके अंदर एक एहसास, खूबसूरती और आर्ट के साथ मोहब्बत पैदा की। तो आप अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिए, जो कि इंशाल्लाह इस वीक के आखिर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी हमारी गर्ल ऑफ द वीक सदफ़ मिर्ज़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी है जो किसी और में नहीं, तो प्लीज़ आप भी हमारी गर्ली गैंग की स्पेसेस का और वीलॉग का हिस्सा बनिए और डॉक्टर शहला को इजाज़त दीजिए। अगली स्पेस में मिलेंगे सदफ़ मिर्ज़ा की मज़ीद बातों और ख़ूबसूरत कहानियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। आपकी अपनी डॉक्टर शहला। अल्लाह हाफ़िज़।